यस, गुड मॉर्निंग, काइंडली स्टार्ट ज्वाइनिंग इन। तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है एक बार चैट पे कमेंट करें दैट दे हैव ज्वाइंड इन। आप लोग सभी बताएं एक्टिवली कि आप लोगों ने ज्वाइन इन कर लिया है। गुड मॉर्निंग भूमिका, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी लोग चैट पे ज्वाइंड लिखें जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक पेन और पेपर अपने साथ में रखें, मतलब एक रफ नोटबुक और पेन अपने पास में रखें, क्योंकि हम लोग कुछ कैलकुलेशंस और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ये फॉर्मूलाज। तो इसीलिए सभी लोग पेन पेपर साथ में रखें और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आइटम एनालिसिस हम लोग करेंगे, और एनालिसिस से पहले जो हम लोगों ने कल किया था मैं उसको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, ताकि आइटम एनालिसिस को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए कि एग्जैक्टली कहां पाया जाता है, एग्जैक्टली किस स्टेप में आइटम एनालिसिस जरूरी होता है। सो आइटम एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी आइटम का एनालिसिस करना। तो कोई भी आइटम का एनालिसिस दो बेसिक तरीकों से किया जा सकता है। एक तो आइटम का एनालिसिस हमेशा जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से किया जा सकता है, और एक आइटम का एनालिसिस जो है वो स्टेटिस्टिक्स की मदद से किया जा सकता है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस की को बेस रख के हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ओवरऑल हमारा जो आइटम है उसको हम कैसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो जब भी हम आइटम को एनालाइज करते हैं तो हम बेसिकली चार चीजें देखने का प्रयास करते हैं। हम आइटम का डिफिकल्टी लेवल देखना चाहते हैं, कितना डिफिकल्ट है आइटम, या फिर हम आइटम का डिस्क्रिमिनेशन देखना चाहते हैं कि क्या आइटम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है उन लोगों के बीच में जिनके पास हाई स्किल है और जिनके पास लो स्किल है। कायदे से आइटम पे जिनकी हाई स्किल है उनको ज्यादा स्कोर आना चाहिए, और जिनकी लो स्किल है उनको लो स्कोर आना चाहिए। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आइटम्स की, तो हम लोग आइटम की टेस्ट के साथ में और आइटम्स का दूसरे आइटम्स के साथ में इंटर कोरिलेशन या इंटर रिलेशनशिप देखते हैं। सो आइटम एनालिसिस के लिए हम लोगों ने ये जनरल स्टेप्स देखे थे, जिसके अंदर पहले के अंदर प्लानिंग था कि हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या टेस्ट है, क्यों करना है, पर्पस क्या है, ऑपरेशनल किस किस को करना है, ये सारी चीजें हम लोग लेवल 1 पे सोचते हैं। दूसरे लेवल पे हम लोग आइटम राइटिंग करते हैं टेस्ट में, तो आइटम्स बनाते हैं पर्पस को ध्यान में रखते हुए, जो डेफिनेशन हमने ऑपरेशनलाइज करी है उसको देखते हुए, क्या डायमेंशंस को हम मेजर कर रहे हैं, हमें पता है क्या डायमेंशंस के बारे में, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। तो पता हो या ना हो पर आइटम बनाने के लिए कुछ डायमेंशंस का क्लैरिटी होना जरूरी है। उसके बाद में हम लोग फर्स्ट ट्राई आउट करते हैं ये देखने के लिए कि जो भी हमने ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट पे हम लोगों को डेटा मिल जाए, ताकि उस डेटा से कुछ एनालिसिस कर पाए। तो देखिए इस लेवल पे हम लोग डेटा पे एनालिसिस कर पाए, इसीलिए हम लोग पहली बार एक टेस्ट को सैंपल पे लगा देते हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन है जो फाइनल ड्राफ्ट का हम लोग करते हैं, उसके ऊपर हम लोग आइटम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आइटम एनालिसिस के लिए डेटा के लिए हम लोगों के पास में डेटा होना चाहिए। तो डेटा तभी होगा जब सैंपल पे वो फॉर्म लगाया जाएगा, लोगों के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने के बाद में हम लोग ड्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए एक सैंपल पे लगाते हैं। कितना सैंपल होना चाहिए वो एक बहुत बड़ा सवाल है, जो आइटम एनालिसिस खुद आंसर करेगा कि कितना होना चाहिए। उसके बाद में फाइनल ड्राफ्टिंग करते हैं टेस्ट की। जब हम लोगों को एनालिसिस कर लिया है हम लोगों ने, तो एनालिसिस के बेसिस पे कुछ आइटम्स को हम रिजेक्ट करते हैं, कुछ आइटम्स को रखते हैं। जिन आइटम्स को रखते हैं उनसे हम लोग फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं टेस्ट का। अगर आइटम्स कम है, मान लो हमें 50 आइटम चाहिए थे मगर एनालिसिस के बाद में केवल 20 आइटम बचे, तो या तो हम जो आइटम्स खराब हो गए थे उन आइटम्स को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करें और उनको दोबारा से एक नया ड्राफ्ट बनाएं, फिर सैंपल पर लगाएं, फिर दोबारा से एनालिसिस करें आइटम्स का, और फाइनल में जाके ये प्रोसेस तब तक करें जब तक 50 का नंबर या जो भी आइटम्स का नंबर आपने सोचा हुआ था वो अचीव ना हो जाए। उसके बाद में हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं टेस्ट की, यानी कि टेस्ट की खुद की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है, और लास्ट में टेस्ट मैनुअल बनाते हैं और पब्लिकेशन करते हैं टेस्ट का। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। तो इसके बाद में हम लोग आ रहे हैं आइटम एनालिसिस पे। तो हम लोगों ने कल बातचीत करी थी आइटम एनालिसिस मतलब आइटम को एनालाइज करना। तो आइटम जब भी हम एनालाइज करते हैं
तो वो 4 तरीकों से देखते हैं जो हम लोगों ने शुरू में भी बात करी थी, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन और डिफिकल्टी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन दोनों को मैथमेटिकली निकालना भी आना चाहिए। अब आ जाते हैं आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स पे। आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन 2 चीजें हैं। डिफिकल्टी मतलब एक आइटम क्या ये अंदाजा लगा पा रहा है कि अपने आप में जो उसकी फॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पे लोगों ने जवाब दिया है कि वो डिफिकल्ट है या फिर वो इजी है। तो आइटम अगर इजी हो जाए बहुत ज्यादा, जैसे हम लोगों ने कल बात करी थी कि आइटम अगर बहुत ज्यादा इजी हो जाए तो ये भी एक समस्या की बात है। क्या समस्या है इसमें? मान लीजिए एक आइटम है, ये आइटम इजी है, ये मॉडरेट है और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इतना इजी था आइटम कि 100 बच्चों ने टेस्ट दिया और 100 में से 90 से 95 बच्चों ने करेक्ट मार्क किया। डिफिकल्ट है तो यानी कि 100 में से बस 5 से 10 बच्चों ने करेक्ट मार्क करा। तो यानी कि ऐसे केस में जब 5 से 10 बच्चों ने मार्क किया है तो डिफिकल्टी काफी हाई हो जाती है। और 40 to 60 बच्चों ने मार्क किया है तो ये मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी है। तो डिफिकल्टी मतलब कि एक आइटम को कितनी आसानी से जितने भी लोगों को टेस्ट दिया था उसमें वो कर पा रहे थे, और कितने आइटम ऐसे डिफिकल्ट थे कि बस कुछ ही लोग उनको कर पा रहे थे। और मॉडरेट का मतलब कुछ कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। मतलब जिनको आता था वो कर पा रहे थे, जिनको नहीं आता था वो नहीं कर पा रहे थे। तो मॉडरेट वाले ज्यादा अच्छे आइटम्स माने जाते हैं, क्योंकि जिनको आता है ज्यादा चांसेस है कि वही लोग उसको करेक्ट करेंगे। बहुत इजी है तो ज्यादातर लोग, डिफिकल्ट है तो ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, इंडेक्स मतलब वो तरीका जिससे हम किसी भी आइटम का डिफिकल्टी लेवल जांचते हैं। आइटम एनालिसिस में हम लोग आइटम का एनालिसिस करते हैं। आइटम के एनालिसिस मतलब कि अगर एक टेस्ट में 50 आइटम है तो 50 डिफिकल्टी लेवल होंगे उसमें, क्योंकि हर आइटम का अपना डिफिकल्टी लेवल होगा, हर आइटम का अपना डिस्क्रिमिनेशन लेवल होगा। तो इंडेक्स मतलब वो तरीका जिससे आइटम की डिफिकल्टी का पता चलता है। तो आइटम की डिफिकल्टी का इंडेक्स जो है वो हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो काफी जगहों पे डी से भी डिनोट करते हैं, बट जनरली हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी जो है वो बताता है कि आइटम डिफिकल्टी कितनी है, और जिस आइटम का डिफिकल्टी हम देख रहे हैं उसको हम सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट आइटम का देख रहे हैं P1, ये इटैलिक्स में है, दूसरे का P2, तीसरे का P3, ऐसे करते करते अगर 150th आइटम है, 160th आइटम है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आइटम का डिफिकल्टी इंडेक्स हम देख रहे हैं। ठीक है। तो जो वैल्यू P होती है, क्योंकि ये एक रेशो होता है, तो रेशो जो है ये हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करता है। रेशो जो है आइटम डिफिकल्टी का वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 0, 0.1, 0.2, 0.8, 0.9, 1, मैक्सिमम 1 वैल्यू, मिनिमम 0 वैल्यू। ठीक है। तो डिफिकल्टी के अंदर जब वैल्यू 0 के पास होती है यानी कि आइटम किसी ने भी सही नहीं करा, और जब आइटम 1 होती है तो सभी ने उसको सही करा है। तो ये रेशो अगर 0 का मतलब है कि 0 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया है, और 1 का मतलब है कि 100% या 0% स्टूडेंट्स ने करेक्ट मार्क किया है, तो डिफिकल्टी इंडेक्स क्या हो गया?
कि किस आइटम को कितना करेक्ट मार्क किया गया है, उसका रेशो। तो डिफिकल्टी इंडेक्स में हम ये देखते हैं कि एक आइटम कितनी बार करेक्टली मार्क किया गया, मतलब कितने लोगों में से कितने लोगों ने उसको करेक्टली मार्क करा, ये आपका आइटम डिफिकल्टी होता है। तो नंबर ऑफ एग्जामिनी जिन्होंने करेक्टली आंसर करा है उस आइटम को, प्लस टोटल एग्जामिनी जिसने उस आइटम को आंसर किया है। आपकी पॉपुलेशन क्या है वो मैटर नहीं करती, बट एक आइटम को कितने लोगों ने आंसर किया है और उनमें से कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सही मार्क करा है, तो सही मार्क करे का टोटल के रेशो डिफिकल्टी इंडेक्स बताता है आपका। तो क्या पता चला हमें कि जो P है वो हम लोगों का कि कितने एग्जामिनी ने आंसर करेक्ट मार्क करा है डिवाइडेड बाय टोटल एग्जामिनी जिन्होंने आंसर किया है। तो मान लीजिए आपके पास में 100 लोगों ने पहले सवाल को अटेम्प्ट करा, 100 में से 40 बच्चों ने आंसर सही मार्क करा, तो आपका डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होगा? 0.4। 0.4। तो आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स क्या है? आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स रेशो है कि वो एग्जामिनी जिन्होंने उस आइटम को करेक्ट आंसर करा है डिवाइडेड बाय वो एग्जामिनी जिन्होंने उस आइटम को आंसर किया है। तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने राइट आंसर करा है डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है, आंसर किया है। ठीक है। उसके बाद में वही एक बेसिक चीज, तो क्या पता चला हमें? आइटम डिफिकल्टी मतलब R डिवाइडेड बाय N। तो किसी भी चीज का डिफिकल्टी आपको निकालना हो, सिंपल सी चीज है, अगर यह पता चल जाए कि कितने टोटल बच्चों ने आंसर किया और कितने बच्चों ने सही आंसर करा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का रेशियो ले लो और आपके पास में आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स आ जाएगा। अब अगली चीज, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स हर बार ऐसे कैलकुलेट करने को नहीं मिलता हम लोगों को कि हम लोगों को सिंपली पता चल जाए कि भाई इतने इस आइटम पर इतने बच्चों ने सही आंसर करा है, ये टोटल बच्चों ने आंसर किया है, तो बस डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें डिवीजन नहीं आता तो ऐसे बता दो। तो हर बार फॉर्मूला का पता होना जरूरी है। उसी फॉर्मूला का एक और रूप है। तो ये जो रूप है फॉर्मूला का, इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? दो ग्रुप बन गए हैं, अपर ग्रुप, लोअर ग्रुप। एक व्यक्ति है कैली। तो कैली ने एक स्ट्रक्चर बताया कि सबसे बढ़िया तरीका हाँ, ये अभी श्रेया आपको पता चलेगा, अभी रुको, ये क्वेश्चन भी आएगा, अभी आगे आपको मिलेगा इसका अंदाजा। तो क्या होता है, कैली ने एक तरीका बताया कि आपके पास में जितने भी टोटल लोग हैं, तो मान लो टोटल आपके पास में 100 है जिन्होंने आपके टेस्ट को आंसर किया है, तो 100 में से बच्चों का टोटल स्कोर कितना बना, उस स्कोर के बेसिस पे हाईएस्ट टू लोएस्ट ग्रुप्स की अरेंजमेंट कर दो। जिसका हाईएस्ट स्कोर है टॉप पे, फिर सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, ऐसे करके लोएस्ट स्कोर, इसको ऐसे एक रैंक कर दो। तो इस रैंक में ये जो 50% है, इस रैंक में जो ये 50% है, तो ये 50% का क्या मतलब है कि इस लाइन से 50% बच्चों ने इस लाइन से एवरेज से हाई स्कोर करा है और इस लाइन से लो स्कोर करा है। या अगर सही शब्दों में देखा जाए
तो इससे अपर स्कोर करा है और इससे लोअर स्कोर करा है। तो एवरेज से ऊपर वाले लोगों को कहा जाता है अपर ग्रुप। क्या कहा जाता है? अपर ग्रुप। और लोअर वालों को कहा जाता है लोअर ग्रुप। तो यानी कि जब हम टोटल स्कोर के बेसिस पे बच्चों को ग्रुप्स में बांटते हैं कि कितनों का अच्छा स्कोर था और कितनों का एवरेज से कम स्कोर था, तो हम इस तरीके से ग्रुप्स बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब भी हम लोग 40% और 50%, मान लो या तो एवरेज ले रहे हैं पूरे का या 40% 50% हम देख रहे हैं, तो पहली चीज क्या सवाल आएगा? एवरेज हमें मीन लेना चाहिए या मीडियन लेना चाहिए? आप सभी बताइए। जब हम स्कोर्स का बंटवारा कर रहे हैं तो एवरेज हमें मीन लेना चाहिए या मीडियन लेना चाहिए? पहली चीज बताइए, सभी लोग आंसर करिए। जब हम ग्रुप्स का एवरेज देख रहे हैं तो क्या हमें मीन स्कोर लेना चाहिए या मीडियन लेना चाहिए? और रीजन भी बताइए, रीजन सोचिए, आंसर के साथ साथ रीजन सोचिए क्यों, और सभी लोग जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों। तो कायदे से हम लोगों को मीडियन लेना चाहिए क्योंकि इसमें एक्सट्रीम स्कोर्स होने के भी चांसेस होंगे। तो एक्सट्रीम स्कोर से फर्क ना पड़े एवरेज वैल्यू पे, तो मीन की बजाय ये मीडियन वैल्यू लिया जा सकता है। कुछ भी लिया जा सकता है, मीडियन वैल्यू, एक्सट्रीम्स को एडजस्ट करने के लिए मीडियन वैल्यू ज्यादा ठीक है। तो मीडियन से अप स्कोर करने वाले अपर ग्रुप का पार्ट है और लो स्कोर करने वाले लोअर ग्रुप का पार्ट है। फिर किसी ने कहा कि जब भी हम लोग मीडियन को 50% देखते हैं, आधा देखते हैं, या 40% देखते हैं, या 60% देखते हैं, मान लो ये जो मिडल लाइन है, तो ये हम लोगों ने ग्रुप बना लिया, इसमें हाईएस्ट को सबसे ऊपर, फिर नीचे करते करते सबसे नीचे लोएस्ट। तो किसी ने कहा कि वो एरिया कितना होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये अंदाजा लगाएं कि ये स्कोर अपर का होगा और ये स्कोर लोअर का होगा। तो बचाव के लिए आई कैली। कैली ने कहा कि हमने बहुत सारी रिसर्च करके देखी है और हमको यह पता चला है कि अपर कायदे से 27% होना चाहिए और सेम 27% लोअर होना चाहिए। यानी कि 27 और 27 को प्लस करके देखिए क्या आता है। अगर अपर और लोअर ग्रुप, अपर ग्रुप लोअर ग्रुप टोटल कर दिया जाए 27 27, तो 20 20 40 7 7 14 54%। तो बचा कितना? बचा कितना? 46%। तो 46% बच्चों को इग्नोर कर दिया जाए, क्या पता चला? 46% बच्चों को इग्नोर कर दिया जाए और रिमाइंडर 54% बच्चों को अपर आधा, लोअर नीचे। तो यानी कि अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें से 27% बच्चे अपर ग्रुप में होंगे और 27% स्कोरर लोअर ग्रुप में होंगे। तो क्या पता चला हमें कि जब हम ग्रुप बनाएंगे तो हम लोगों को यह देखना है, एक फॉर्मूला तो सिंपल था भाई, जितनों ने करेक्ट आंसर करा डिवाइड कर दो टोटल से। पर किसी ने कहा कि मान लो हमें पता ही नहीं है कि कितनों ने किस आइटम को सही आंसर करा है, पर हम लोगों को ग्रुप का पता है कि भाई कितने परसेंट बच्चों ने अपर ग्रुप में, हाई स्कोरर्स में कितने लोगों ने सही आंसर करा है और लोअर स्कोरर में
कितने लोगों ने सही आंसर करा है, हमें तो इतना पता है बस। तो इससे कैसे निकालें? तो एक फॉर्मूला बना, P इज इक्वल्स टू आर यू, आर क्या था? करेक्ट, आर एल एन यू एन एल। तो अपर ग्रुप मतलब 27% ऑफ द टोटल सैंपल, और यहां पे भी लोअर ग्रुप 27%। तो ये अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप को एक्सट्रीम ग्रुप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम ग्रुप्स। तो काफी सरल तरीके से देखें तो हम लोगों ने क्या बात करी? हमने कहा कि हमारे पास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल मान लीजिए हमारे पास में S है, ठीक है? तो टोटल सैंपल हमारे पास S है। तो इसको हम लोग एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और ऑर्डर क्या होगा? सबसे हाईएस्ट को सबसे नंबर 1 पे रखेंगे, और सबसे लोवेस्ट को लास्ट नंबर पे रखेंगे, और ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सारे टोटल स्कोर को अरेंज कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐसे अरेंज करेंगे तो हम लोगों को कोई एक मार्कर चाहिए जिससे हम ये बता सकें कि अपर, सुपीरियर या हाई स्कोरर्स कौन से हैं और लोअर, इंफीरियर या लो स्कोरर्स कितने हैं। तो ये जानने के लिए किसी ने कहा कि इसका आधा क्यों ना कर ले हम। भाई जब हम इतना ही कर रहे हैं तो 40, 50, 60% कुछ ले लो, आधा, आधे ऊपर वाले को अपर कह दो, नीचे वाले को लोअर कह दो। तो फिर पता चला कि जब हम आधे को अपर और लोअर मानते हैं तो उससे, ये भूमिका आपके सवाल का आंसर, जब हम लोग आधे को मान लो 50% से नीचे को लो स्कोरर कहें और 50% से ऊपर को हाई स्कोरर कहें, तो जब हम इस पे आगे रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं बता पाता, क्योंकि हम सिर्फ एक नंबर 50 को या 50 के आसपास वैल्यू को सीधे अपर और लोअर मान लेते हैं। मतलब देखो कितना बड़ा चैलेंज है। अगर मान लो हम 50% वाली लाइन को वो मान ले जिससे ऊपर स्कोर करेगा तो अपर और नीचे स्कोर करेगा तो लोअर। तो मान लो किसी के 50 आए हैं तो 51 आते ही वो अपर स्कोरर हो जाएगा, 49 आते ही लोअर स्कोरर हो जाएगा। ये तो बड़ा संघर्ष है। सिर्फ एक मार्क्स से कोई व्यक्ति हाई स्कोरर या लो स्कोरर बनता है। मतलब आप पे एबिलिटी है क्योंकि आपने 50 से एक नंबर ऊपर स्कोर करा, और आप में एबिलिटी नहीं है क्योंकि आपने एक नंबर नीचे कर दिया। तो गैप बड़ा होना चाहिए। ये हम लोग काफी बार, आपने अगर कोई टेस्ट बनाया हो कभी, तो जब आप डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लेते हैं कि जिसमें जेंडर लेते हो, इनकम लेते हो, और मान लो आपकी रिसर्च में इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी इनकम से व्यक्ति के रेजिलियंस पर फर्क पड़ता है, मान लो, तो आप अगर इनकम लेने लगो कि 2 से 4 लाख, 4 लाख से 6 लाख, तो ये एक्चुअली गलत कैटेगराइजेशन है। क्या आप ये कहना चाहते हो कि किसी का 4 से जरा सा ऊपर होते ही उसकी रेजिलियंस ज्यादा हो गई और 4 से जरा सा नीचे होते ही उसकी रेजिलियंस गिर गई? हमेशा ग्रुप में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ताकि इससे ऊपर तो ज्यादा कुछ होना चाहिए। तो वैल्यू क्या होनी चाहिए कायदे से? अगर 0 to 4 ले रहे हो तो यहां कम से कम 5 लाख to 7 लाख ले लो, या फिर 6 लाख to 8 लाख ले लो। तो बीच में सफिशियंट गैप होना चाहिए जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस है। पर अगर सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है तो उसको डिफरेंस नहीं मानते। तो इस वजह से हम लोग इसको नहीं लेके चलते हैं। हम लोग सीधे 50 के मार्कर को इस वजह से हटा देते हैं। तो हम लोग किसके मार्कर को लेते हैं? हम कहते हैं 50 वाला नहीं, क्योंकि अच्छा तरीका नहीं है।
इवन 40% भी अच्छा तरीका नहीं है, 60% भी अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे रिसर्च करके पता चला इन्हें लंबी चौड़ी कि ऊपर के 27% लेके अच्छा रिजल्ट आता है और नीचे के 27% लेके यहां अच्छा रिजल्ट आता है। तो अपर और लोअर एक्सट्रीम ग्रुप्स, एक अपर का एक्सट्रीम एक लोअर का एक्सट्रीम, तो इन दोनों को कहा जाता है एक्सट्रीम ग्रुप्स। अपर ग्रुप लोअर ग्रुप दोनों को एक्सट्रीम ग्रुप कहा जाता है, अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये दिया था कैली ने। इसी के बेसिस पे एक फॉर्मूला निकला ये। तो फॉर्मूले में क्या है कि टोटल एग्जाम नंबर ऑफ एग्जामिनी जिन्होंने आंसर करेक्टली दिया प्लस टोटल एग्जामिनी जिन्होंने आइटम आंसर करा, उसी के बेसिस पे इस कैटेगरी को देख लो। आर यू का मतलब कि नंबर ऑफ एग्जामिनी जिन्होंने करेक्ट आंसर करा लोअर और अपर ग्रुप में, और टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी जिन्होंने अपर और लोअर ग्रुप में आंसर करा है। यानी कि सेम पहले वाला क्राइटेरिया आर डिवाइडेड बाय एन, तो हमने क्या लिया P इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एन। पर हमने कहा हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो डेटा है अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप का। तो अगर एक और चीज मैंने ग्रुप का आपको बताया, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप 27% ले सकते हो। पर अगर आपका नॉन नॉर्मल ग्रुप है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर आप 33% लेते हो दोनों का। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये नॉर्म है, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि 27 ही लेना है आपको, ले लो आप 40 ले लो, मगर रिसर्च में अच्छा रिजल्ट आता है अगर हम 27 लें। तो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो ऐसे में आप 27% ले लें, और अगर नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, आपका नॉर्मल से फ्लैट है कर्व, तो ऐसे केस में आप जो है 33% ले सकते हैं। तो एक्सट्रीम ग्रुप का क्राइटेरिया क्या हो गया? अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 27%, तो जनरली 27% लेते हैं। बट कुछ रेयर केस में अगर डेटा जो है नॉर्मल नहीं है तो आप क्या करेंगे 33%। ठीक है, तो हमने क्या किया R बाय N। तो हम क्या देख रहे हैं कि अपर ग्रुप में कितने लोगों ने करेक्ट करा, लोअर ग्रुप में कितने लोगों ने करेक्ट करा। बीच के 46% से कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि उनका स्कोर एवरेज है। एवरेज स्कोर को छोड़ दिया हमने, लो कितना है हाई कितना है ग्रुप में, उनका डेटा देखो, उनसे आपको जानकारी मिलेगी। डिवाइडेड बाय एन, एन क्या था? जितनों ने आंसर करा। तो अपर ग्रुप में कितनों ने आंसर करा और लोअर ग्रुप में कितनों ने आंसर करा, सिंपल। आर डिवाइडेड बाय एन, आर में अगर अपर ग्रुप का डेटा है या लोअर ग्रुप का डेटा है तो अपर ग्रुप में कितनों का स्कोर आया, लोअर ग्रुप में कितनों का आया, फिर अपर ग्रुप में कितने लोगों ने जवाब दिया, लोअर ग्रुप में कितने लोगों ने जवाब दिया। सेम आर बाय एन इक्वल्स टू आर यू प्लस आर एल डिवाइडेड बाय एन यू प्लस एन एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखे आप पहले तो अपने रजिस्टर में। तो अपने रजिस्टर में क्या फॉर्मूला आपको लिखना है? पहला तो ये फॉर्मूला कि आइटम की डिफिकल्टी क्या है, इनको यूज करेंगे हम, इसलिए फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। आगे पीछे कैसे देखेंगे आप? तो फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एन। तो ये आइटम डिफिकल्टी का फॉर्मूला हुआ। और अगर डेटा अपर और लोअर ग्रुप्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ऐसे में हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? P इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एन, अपर और लोअर ग्रुप के आर का टोटल और लोअर और अपर ग्रुप के एन का टोटल। तो अभी जो क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, ठीक है, तो भूमिका पता चल गया आपको कि हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं 46% लोगों को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से श्रेया का क्वेश्चन था, तो उसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि रेंज क्या होनी चाहिए। तो हम रेंज कैसे देखते हैं कि अगर आइटम का जो आपका जो डिफिकल्टी इंडेक्स है, यानी कि पी वैल्यू जो है, यानी कि पी वैल्यू जो है, अगर हम वो देख रहे हैं
तो P इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय N। तो मान लीजिए 0 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, डिवाइडेड बाय 100 बच्चों ने आंसर किया था, तो P आ गया 0। सोचो कितना डिफिकल्ट रहा होगा आइटम कि बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया, तो 0 वाला एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। फिर आ जाता है आपका 0.3। तो 100 में से अगर मान लीजिए 30 लोगों ने सही जवाब दिया तो 0.3 आइटम डिफिकल्ट है 30% लोगों ने। 0.5 टू 0.7 कुछ जगहों पे इसको 0.4 टू 0.6 भी रखते हैं, पर जनरली 0.4 से 0.7 तक का हम देख रहे हैं, तो लगभग आधा। तो यानी कि अगर बच्चे 50% बच्चों ने 0.5 या फिर 60% बच्चों ने 0.6, तब वो आइटम हम लोगों का, तब ये आइटम हम लोगों का मॉडरेटली डिफिकल्ट माना जाता है, यानी कि इस आइटम को रिटेन करना चाहिए। तो आइटम को इसको बनाना चाहिए हमें हिस्सा, क्योंकि आधे लगभग लोगों को आता था, आधे लगभग नहीं आता था। तो जिनको आता था उन्होंने सही जवाब दिया, जिनको नहीं आता था उन्होंने गलत जवाब दिया। तो ये मॉडरेटली डिफिकल्ट आइटम हम लोगों को ज्यादा पिक करने चाहिए, एक्सट्रीमली इजी भी नहीं होने चाहिए और वेरी इजी। तो अब आपको एक छोटी सी चीज भी पता चल जाएगी कि हम क्वेश्चंस को कैसे इजी और डिफिकल्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट इस बात से बनते हैं कि टोटल लोग जिन्होंने उस क्वेश्चन का जवाब दिया उसमें से कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। तो जितने ज्यादा बच्चों ने सही जवाब दिया वो आइटम उतना इजी होता है, और जितने कम बच्चों ने सही जवाब दिया उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों के पास में आइटम डिफिकल्टी। अब एक और चीज है, अब एक बात बताइए आप, स्टूडेंट ने सही आंसर दे दिया तो हमने उसको फॉर्मूले में यूज कर लिया। मान लो बच्चे ने गैस करा हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो सिंपल सी चीज, बच्चे के पास दो चॉइस थी, ट्रू या फॉल्स। अब मेरे को तो नहीं आता आंसर, तो मैंने तुक्का मार दिया ट्रू, और आंसर भी ट्रू ही था, तो मेरे को 1 स्कोर मिल गया। तो टेस्ट को तो यही लगेगा ना कि मैंने सही मार्क करा है, आइटम को तो सही मार्क किया है, पर वो मैंने अपनी नॉलेज से किया है या तुक्केबाजी से करा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। सोच के देखो, अगर आइटम इजी है डिफिकल्ट है, केवल इस बात से ही अंदाजा लगा लिया जाए कि केवल आंसर कितना किया गया है, तो ये तो गलत बात है। हो सकता है बंदे ने तुक्के मारे हों। तो 2 आइटम है तो 50% चांस है कि तुक्का सही निकलेगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। सोचो, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो अब लगभग हर आइटम को करेक्ट करने का चांस 1/4 है अगर तुक्का मारा जाए। पता है तो 100% सही हो सकता है, भाई पता है आपको। नहीं पता, तुक्का मारा जाए, तो यानी कि 50% चांस जो है वो लोअर हो गया। तो अगर गैस मारा जाएगा तो गैस मारने से आइटम डिफिकल्टी खराब होती है। जितना ज्यादा गैस मारा जाएगा उतना डिफिकल्टी खराब हो रही है। तो वो लोग जिनको नहीं आता था उन्होंने सही मार्क कर दिया, तो आइटम डिफिकल्टी निकालना मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे केस में पूरी तरह से तो नहीं, पर कुछ एडजस्टमेंट करा जा सकता है, और वो एडजस्टमेंट करा जाता है इस फॉर्मूले की मदद से। ये फॉर्मूला इस बात का अंदाजा लगाता है कि कितने तुक्के गैस के होंगे। तो ये तुक्के में भी कमी हो सकती है अगर हम अंदाजा लगा रहे हैं।
पर ये फिर भी काफी एडजस्ट कर देता है स्कोर को। तो ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है। गैस अगर किया गया है आइटम में तो ये फॉर्मूला कम यूज में आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई गैस अगर किया जा रहा है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई गैस अगर बच्चे कर रहे हैं तो कितना करेक्ट स्कोर होगा, तो कैसे पता चलेगा वो? तो जो एस है ये हमारे पास करेक्टेड स्कोर है, वो स्कोर जो एडजस्ट हो चुका है। कैसे एडजस्ट हुआ? तो सबसे पहले हम इसके अंदर नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज लेंगे कि टोटल रिस्पॉन्सेज कितने करेक्ट करे गए हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, आर जो है वो करेक्ट रिस्पॉन्स है। फिर लेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, के क्या है? ऑप्शन कितने थे, क्योंकि ऑप्शन से तुक्केबाजी पर फर्क पड़ता है। 2 ऑप्शन है तो तुक्का ज्यादा सही हो सकता है, 4 ऑप्शन है तो तुक्का कम सही होगा, 10 ऑप्शन है तो तुक्का ज्यादा कम सही होगा। 10 ऑप्शन है, आपको आता नहीं और तुक्का मारना है, तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाती है, बहुत कम गिर जाती है। 4 ऑप्शन है फिर भी 25% है कि शायद सही हो जाए, पर 2 ऑप्शन है तो 50% है कि सही हो सकता है। तो ऐसे में क्या फॉर्मूला निकलता है हमारा? हमारा फॉर्मूला निकलता है कि जो एडजस्टमेंट किया गया है उसमें टोटल रिस्पॉन्स कितना है, उस रिस्पॉन्स में से हम माइनस कर रहे हैं कि कितने इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस हमें मिले थे, कितनी चॉइसेस थे, -1। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज W, नंबर ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शंस, 2 ऑप्शन चॉइस है, 4 है, 6 है, 10 है, और नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज W। तो ये फॉर्मूला एज्यूम करके चलता है कि जितने भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो तुक्केबाजी से आए हैं, इस बात का अंदाजा लगाता है, इसीलिए W इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर सही से देखो फॉर्मूला, तो जो आपने रिस्पॉन्ड किया है उसमें से जो आपने गलत रिस्पॉन्ड करे हैं उसको डिवाइड कर रहा है। तो ये एक फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जितने भी इनकरेक्ट दिए हैं ये तुक्केबाजी से दिए हैं, इसको एज्यूम करके तुक्केबाजी का वैल्यू निकालता है और उसको एडजस्ट करता है करेक्ट रिस्पॉन्सेज में, और हमें फाइनल वैल्यू देता है करेक्ट रिस्पॉन्सेज की। तो जो हम फॉर्मूला में, हमारा डिफिकल्टी का क्या फॉर्मूला था? R/N। तो इस R में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में सिर्फ R तो R यूज करेंगे, पर अगर कह दिया जाए तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर करेक्ट प्लस जो गेस वर्क से करेक्ट हुए हैं वो सारे हैं। पर अगर हमें डिफिकल्टी निकालनी हो केवल उनकी जो तुक्कों से सही नहीं हुए बट एक्चुअल में व्यक्ति को आते थे, तो हम क्या करेंगे? S/N। S मतलब ये बेसिक चीज समझ लीजिए, वही सबसे सिंपल है। तो R/N मतलब कि जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज उन्होंने करे हैं डिवाइडेड बाय टोटल रिस्पॉन्सेज जो करे हैं किसी आइटम पर, वो। तो मान लो आइटम 5 का निकाल रहे हैं, तो फिर यहां पे आइटम 5 का निकालेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि तुक्केबाजी कितनी करी थी, तो तुक्केबाजी को हम एडजस्ट कर देंगे। तो कैसे एडजस्ट करा हमने कि इज इक्वल्स टू ये R-W/K-1 डिवाइडेड बाय, अब क्या है डिवाइडेड बाय N। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा नया, अगर गेस वर्क किया गया है तो। क्वेश्चंस देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग लिखते रहिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग लिखते रहिए। एक सेकेंड, मेरा ना ये डिवाइस बंद हो गया है, मैं डिवाइस स्विच कर लेता हूं या चार्जिंग पे लगा देता हूं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोग इतने देखता हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको देख लो आप इतने।
आप ये क्वेश्चन देखिए इतने, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करें सभी लोग। मैं एक बार, डिवाइस बंद हो गया है मेरा, मैं क्लास नहीं देख पा रहा आपकी, तो मैं एक बार ये लेके आता हूं। एक बार सभी लोग इतने क्वेश्चन को ट्राई करें, अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। आई होप सभी लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन को। एक बार आप लोग की क्लास खोल लूं। जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, एक बार मुझे चैट पे लिखें यस। ओके, यशस्वी ने कुछ आंसर दिया है। सभी लोग अपने अपने आंसर्स निकालें और लिख दें कि आप 1 का बता रहे हैं या 2 का। तो यशस्वी ने 1 का निकाला है, बिल्कुल। ओके, यशस्वी ने दोनों निकाल लिए हैं। ठीक है। ओके, सॉल्व करें एक बार, भूमिका और बाकी लोग भी बताएं क्या आंसर आ रहे हैं आपके। जल्दी क्विकली बताएं, क्विकली, टाइम नहीं है, क्विकली बताएं। तो सभी लोग क्विकली बताएं। लास्ट के 30 सेकेंड्स आपको दिए जा रहे हैं आंसर करने के लिए। 30 सेकेंड्स के अंदर सभी लोगों को आंसर करना है। 40 सेकेंड्स ले लीजिए, स्टार्ट करें। ठीक है भूमिका, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बताइए, बाकी सब भी आंसर दीजिए अपना। जिनको निकालना नहीं आ रहा वो लिखें कि उन्हें निकालना नहीं आ रहा। क्विकली, लास्ट 10 सेकेंड्स, आंसर करिए।
ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। तोड़ने का मतलब, सपोज एक आइटम है, आइटम, और उसको करेक्टली आंसर करा गया है 300 स्टूडेंट ने, आउट ऑफ 400 एग्जामिनी। तो टोटल एग्जामिनी कितने हो गए? टोटल एग्जामिनी हो गए 400, जिन्होंने करेक्टली आंसर करा है आइटम को। तो मान लो ये कोई आइटम एक्स है, तो आइटम एक्स को करेक्टली आंसर किया है 300 लोगों ने, एंड द रिमेनिंग 100 आंसर्ड इट इनकरेक्टली। ठीक है, तो आइटम एक्स को इनकरेक्टली आंसर किया है 100 लोगों ने। तो अगर हर आइटम के रिस्पॉन्सेज मतलब 5 रिस्पॉन्स ऑप्शन है, तो ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन और ऑप्शन होंगे ए बी सी डी ई। तो 5 रिस्पॉन्स ऑप्शन थे, ये आइटम है एक्स, इस आइटम के 5 है और कोई एक आंसर करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो हम इसको कहते हैं, इन ऑप्शंस की संख्या को हम के वैल्यू कहते हैं, के। यहां पे आइटम एनालिसिस में हम उसको के कहते हैं। तो यानी कि आइटम एक्स के लिए के एक्स की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 5। अब ये क्या कह रहे हैं, इतना क्लियर हो गया? अब ये सिंपल सी चीज कह रहे हैं, व्हाट वुड बी द करेक्टेड स्कोर। अगर एग्जामिनी ने कुछ गेसिंग भी करी है, तो देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एग्जामिनी ने कुछ गेसिंग करी है, तो करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, तो गैस कर रखा है। तो पहले हम वो रिस्पॉन्स निकालेंगे जो कि गैस वाले फॉर्मूले से हमारे पास निकलेगा। तो हम करेक्टेड आइटम, करेक्टेड रिस्पॉन्स निकालेंगे इसका। तो यानी कि 300 लोगों ने करेक्टली आंसर करा है, मगर इस 300 लोगों में गैस वर्क हुआ है। गैस मतलब कि कुछ बच्चों को आंसर आता था और कुछ ने तुक्का लगाया, गैस लगाया। तो हमें बताना है कि केवल सही वाले कितने हैं, वो बताने, तुक्के को हटाना है, तुक्के को एडजस्ट करना है हमें। तो तुक्के को कैसे एडजस्ट करते हैं? फॉर्मूले से। तो हमने पिछला फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर हम, पिछला फॉर्मूला क्या देखा था हमने, एस मतलब करेक्टेड रिस्पॉन्स, केवल करेक्ट का रिस्पॉन्स, एस मतलब केवल करेक्ट का रिस्पॉन्स, वो कितना होगा, आर माइनस, किस चीज को एडजस्ट करना है हमें एडजस्ट करना है इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस को। हम किसको एडजस्ट करेंगे? इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस को, यानी कि W डिवाइडेड बाय K-1। ये फॉर्मूला लगा देंगे और S की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहले में करेक्टेड स्कोर जानना चाहते हैं, यानी कि S की वैल्यू। तो S की वैल्यू कैसे निकलती है? R माइनस इनकरेक्ट का रेशो, तो W डिवाइडेड बाय K-1। तो अब ये वाला क्लियर हो गया है सभी को? तो कैसे निकलेगा ये? S इज इक्वल्स टू R, क्या है आपका, अब सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख दे जरा। S इज इक्वल्स टू R माइनस W डिवाइडेड बाय K-1। तो सिंपल सी चीज है, कितने लोगों ने करेक्ट मार्क करा, कितनों ने इनकरेक्ट मार्क करा, कितने रिस्पॉन्स चॉइसेस हैं, आप इन चीजों को कंसिडर करेंगे, यहां फिल करते हो। तो क्या होगा, आर क्या होगा, 300 लोगों ने करेक्ट किए हैं, माइनस कितने लोगों ने इनकरेक्ट करे हैं, 100 डिवाइडेड बाय कितने ऑप्शंस हैं,
5 माइनस 1। तो s को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर दिया था यशस्वी ने, तो आंसर होगा आपका 275, 275। तो हमारे पास करेक्टेड ये आ गया। पहले सवाल कह रहा था 300 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, पर हकीकत में केवल 275 बच्चों ने सही आंसर दिया है। 25 बच्चों ने तुक्के मारे हैं, ये बता रहा है। तो क्या पता चला हमें, एस से क्या पता चला कि कितने लोगों ने तुक्के मारे थे। तो करेक्टेड रिस्पॉन्स क्या आया, 275। केवल 275 बच्चों ने सही रिस्पॉन्स दिया था। टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो 25 बच्चों ने गलत, मतलब तुक्का मारा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, नई वैल्यू इससे कि s इज इक्वल्स टू 275, और ओरिजिनली r क्या दे रखा था, 300। r है करेक्ट रिस्पॉन्स कितना है, तो करेक्ट रिस्पॉन्स 300 था, 100 लोगों ने गलत दिया, तो ये इतना निकाल दिया। तो ये r के अंदर करेक्ट प्लस गेस दोनों थे, ये केवल करेक्ट है, तो इसीलिए इसको करेक्टेड रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो s की वैल्यू निकल गई। अब डिफिकल्टी इंडेक्स बताना है हमें, तो डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होता है, p किसका निकाल रहे हैं हम, x आइटम का, इक्वल्स टू क्या होता है डिफिकल्टी इंडेक्स, r डिवाइडेड बाय n। पर हम यहां पे ऑलरेडी अगर r से निकालते तो हम कर देते 300 डिवाइडेड बाय n। टोटल कितने लोगों ने किया, तो n क्या निकाला था हम लोगों ने, n यहां पे लिखा था, तो n 300 लेंगे, 100 लेंगे या 400 लेंगे, बताइए। n 300 लेंगे, 100 लेंगे या 400 लेंगे, सभी लोग बताएं। n की वैल्यू क्या लेंगे, डिवाइडेड बाय n। सभी लोग जिन्होंने रिस्पॉन्स को आंसर किया है 400, बिल्कुल 400। इनकरेक्ट 100 ने किया है, करेक्ट 300 ने किया है, और टोटल दोनों का 400। तो आंसर आ जाएगा आपका 3/4 समथिंग 0.6, जो कि यशस्वी ने बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज हो गई हमारी। सॉरी, ये 0.6 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 3/4 के करीब आएगा आपका, ये और कुछ आएगा चेंज होके। फिर हमने क्या निकाला, px करेक्ट का s/n। s/n क्या है कि करेक्टेड वालों का कितना है, तो करेक्टेड 300 नहीं है, करेक्टेड है 275/400। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.68 कुछ आएगा। तो आप नॉर्मली करके देखिए, आप तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप नॉर्मली करके देखिए, अगर हम 300 डिवाइडेड बाय 400 करें तो 0.75, और 275 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो 0.6875। तो देखिए, जब हम 300 को सही मान रहे थे तो डिफिकल्टी इंडेक्स 0.75 आ रहा था, और जब हमने गैस को हटा दिया, गैस वर्क को, तो हमारा डिफिकल्टी इंडेक्स कम हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हुआ आपका इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग आ जाते हैं आगे बढ़ के हम लोग आ जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये सॉल्व कर दिया गया है। नहीं नहीं आपका यशस्वी 300 वाला लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कहां गया। जैसे ये वाला है, तो इसमें आपने 275 वाला सही होगा,
क्योंकि फाइनल जो डिफिकल्टी निकलती है आइटम की वो गेस वर्क के साथ नहीं निकलती, वो गेस वर्क हटा के निकलती है। तो कायदे से फाइनल डिफिकल्टी जो है वो गेस वर्क हटा के होती है। तो हम हमेशा एस करेक्टेड का निकालते हैं, मगर जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो कि गेस वर्क है तब तक हम आर लगाते हैं इसमें। और अगर गेस वर्क है तो देखो यहां पे भी हमने ये, इसमें भी देखो तो हमने ये आर कर दिया है, जबकि आर की बजाय एस होना चाहिए। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज को भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि मान लो इस वाले की वैल्यू को भी हम लोगों को इस वैल्यू को भी एस होना चाहिए ना कि आर। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एस होना चाहिए ना कि आर। आर का मतलब है करेक्ट रिस्पॉन्स, जिसमें करेक्ट रिस्पॉन्स प्लस गेस वर्क है। ठीक है, अब आ जाते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन पे। तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आइटम की वो क्वालिटी जिसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि एक आइटम कितने अच्छे से ये फर्क बता पा रहा है कि ये व्यक्ति एक्चुअल में हाई स्कोर करता है इस पे और ये लो स्कोर करता है, यानी कि इसमें ये एबिलिटी है और इसमें ये एबिलिटी नहीं है। तो जिसमें है वो अच्छा स्कोर करेगा, जिसमें नहीं है वो अच्छा स्कोर नहीं करेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है किसी भी का, वो बताता है आइटम का कि कितने एडिक्वेटली आइटम सेपरेट करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन सुपीरियर स्कोरर्स एंड इंफीरियर स्कोरर्स, बिटवीन हाई स्कोरर्स एंड लो स्कोरर्स। तो जो डिटर्मिनेशन होता है, जो इंडेक्स, इससे हमें वैल्यू पता चलती है इसके इंडेक्स से, वो बेसिकली आइटम वैलिडिटी इंडेक्स होता है हमारा। तो वो बेसिकली आइटम की वैलिडिटी भी बता रहा है। एक आइटम तभी तो वैलिड है जब वो हाई स्कोरर्स को हाई स्कोर दे पा रहा है और लो स्कोरर्स को लो स्कोर। तो ये आइटम की वैलिडिटी भी बताता है। साथ में वैलिडिटी हमें देख के भी पता चलती है कि क्या आइटम को देखने से पता चल रहा है कि ये उसी चीज को मेजर कर रहा है जिसको वो करना चाहता है। तो आइटम का वैलिडिटी हमें आइटम के डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स से भी पता चलता है। तो मार्शल और हेल्स कहते हैं 1972 में कि जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, यह वैलिडिटी है आइटम की, इसीलिए डिस्क्रिमिनेटरी पावर को हम V से सिग्निफाई करते हैं। V इक्वल्स टू, तो V मतलब वैलिडिटी आइटम की, तो डिस्क्रिमिनेटरी पावर वैलिडिटी बताती है आइटम की। तो डिस्क्रिमिनेटरी पावर V ऑफ एन आइटम इज द एक्सटेंट टू विच सक्सेस एंड फेलियर ऑन दैट आइटम इंडिकेट्स कि सक्सेस मतलब स्किल है और फेलियर मतलब स्किल नहीं है। तो अगर ये बता पा रहा है तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन अच्छा है। तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे 3 तरीके के आइटम्स हो सकते हैं। एक वो आइटम जिसकी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू है, यानी कि जो हमारी V की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आइटम, यानी कि ये पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, जिसमें प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ करेक्टेड रिस्पॉन्सेज हायर है हायर ग्रुप में। तो यानी कि हायर ग्रुप वालों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है उस आइटम पर। तो हायर वालों का है, पजेस करते हैं वो स्किल्स और उसमें हाई स्कोर कर रही हैं, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन उल्टा, कि ये वो आइटम है जिसमें प्रोपोर्शन या परसेंटेज करेक्ट रिस्पॉन्सेज की कम है अपर ग्रुप के अंदर, यानी कि जो भी अपर ग्रुप है हमारा, उस अपर ग्रुप के अंदर बच्चों ने कम स्कोर करा है जबकि स्किल उनकी ज्यादा है। तो अगर स्किल ज्यादा है, स्कोर ज्यादा होना चाहिए था और ज्यादा ही आया है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और अगर स्किल ज्यादा है मगर डिस्क्रिमिनेशन या जो स्कोर है वो कम है, तो वो वैल्यू नेगेटिव से दर्शाई जाएगी। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन में वैल्यू -V आती है तो वो नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी कि वो वैल्यू हटा देनी चाहिए हमें टेस्ट से, क्योंकि ये खराब वैल्यू है। ये हमें नहीं बता रहा है कि आइटम कितने अच्छे से हाई स्कोरर्स को हाई स्कोर दे रहा है।
तो नेगेटिव को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि जहां पे स्कोर हाई होना चाहिए वहां लो होता है स्कोर। और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पावर का मतलब है कि आइटम डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहा, तो आइटम जो है उसमें लगभग इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल स्कोर होता है अपर और लोअर ग्रुप के अंदर। तो उस आइटम से अपर और लोअर ग्रुप फॉर्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही स्कोर कर रहे हैं दोनों पे। तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को 3 नजरिए से देखा जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव मतलब अपर स्कोर में हाई स्कोर किया है, अपर ग्रुप में हाई स्कोर किया है, और नेगेटिव मतलब अपर ग्रुप में होने के बावजूद भी लो स्कोर करा है, जो गलत बात है, हाई होना चाहिए पर लो करा है। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आइटम अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप दोनों के मेंबर्स को ही लगभग सेम आंसरिंग कैपेसिटी दे रहा है करेक्ट करने की, जो गलत है। तो 2 तरीके होते हैं कि आइटम डिस्क्रिमिनेशन को जानने के। एक तरीका तो सिंपल होता है कि हम लोग बेसिकली टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगा सकते हैं, जैसा हम पहले करते थे। हम लोगों ने क्या किया था पिछली यूनिट में कि जब हमें Z टेस्ट, F टेस्ट, T टेस्ट हम लोग लगाते थे तो हम उनकी सिग्निफिकेंस चेक करते थे, या तो अल्फा वैल्यू से या क्रिटिकल वैल्यू से हम चेक करते थे कि रिजेक्शन रीजन में आ रहा है या एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। तो हम सिग्निफिकेंस चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू आई है वो कितनी सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंस लेवल को हम चेक करते हैं, जिसमें 2 प्रोपोर्शन के डिफरेंस को हम देखते हैं। तो 2 प्रोपोर्शन के डिफरेंस का हम सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिग्निफिकेंस टेस्ट जब भी हम आइटम की डिस्क्रिमिनेशन का करते हैं या डिस्क्रिमिनेटरी पावर का करते हैं, तो हम काय स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। तो गिलफोर्ड ने यह बताया था कि काय स्क्वायर टेस्ट लगना चाहिए अगर हम किसी भी आइटम के डिस्क्रिमिनेशन का सिग्निफिकेंस जानना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो वही चीज केली ने बताया है, एक्सट्रीम ग्रुप बनाने चाहिए, 27% वाले अपर, 27% वाले लोअर। तो दोनों ग्रुप्स के अंदर परसेंटेज और संख्या सेम हो गई, क्योंकि सैंपल का 27 ऊपर, सैंपल का 27 नीचे। तो केली ने ये चीज रिकमेंड करी हुई है कि जो टोटल एन है, यानी कि जो टोटल सैंपल है जिस पर टेस्ट दिया जाना चाहिए वो 300 होना चाहिए। 300 इसलिए कि 27% 300 का 100 होता है, ताकि अपर ग्रुप में भी 100 एग्जामिनी हो और लोअर ग्रुप में भी 100 एग्जामिनी हो, ताकि वैल्यू आसानी से निकाली जा सके। तो वैल्यू आसानी से निकालने के लिए टोटल सैंपल साइज हमारा कम से कम 300 होना चाहिए। कम से कम क्या, एग्जैक्ट 300 होगा, तभी वो 100 वैल्यू आएगी। तो जब नॉर्मल होता है 27%, नॉर्मल नहीं है तो 33% हम लेके चलते हैं। तो गिलफोर्ड ने काय स्क्वायर के टेस्ट को मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला दिया, ये वाला। तो इसमें हमें काय कैलकुलेटेड वैल्यू, काय की स्टैटिस्टिक वैल्यू, हमें कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे मिलेगा। इसके अंदर हम लोग n मतलब नंबर ऑफ टोटल एग्जामिनी, तो जितने भी एग्जामिनी हैं n, जो प्रोबेबिलिटी है मतलब कितना प्रोपोर्शन, कितना रेशो जो है वो एग्जामिनी ने अपर और लोअर ग्रुप में पास करा है। तो अपर ग्रुप में पासिंग जिन्होंने करेक्ट दिया है, लोअर ग्रुप में प्रोपोर्शन, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ p, यानी कि एरिथमेटिक मीन लेना है pu प्लस एल डिवाइडेड बाय 2, और q है p माइनस 1। तो ये फॉर्मूले से हम लोग, ये फॉर्मूले आपको बस ध्यान में रहे कि कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता हो कि हम लोग प्रोपोर्शन देखते हैं। प्रोपोर्शन मतलब कि कितनों ने सही करा, पी क्या हो गया बेसिकली हमारा, कितनों ने सही करा डिवाइडेड बाय कितनों ने आंसर करा, और पीएल कितना होगा, प्रोपोर्शन है तो पीएल में कितनों ने सही करा और टोटल कितने मेंबरों ने आंसर किया था। और पी क्या हो गया, पी हो जाएगा हमारा बेसिकली एरिथमेटिक मीन होगा पीयू और पीएल का। तो जो भी पीयू और पीएल का आंसर है उसको हम डिवाइडेड बाय 2 एरिथमेटिक मीन, और क्यू जो होगा वो आपका 1 माइनस पी। अब तक इस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है,
लेकिन क्योंकि आइटम एनालिसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इस पे तो आंसर आया हुआ है काई स्क्वायर टेस्ट कि भाई डिस्क्रिमिनेशन पावर अगर जाननी हो हमें तो डिस्क्रिमिनेशन पावर पता होने के बाद अगर सिग्निफिकेंस टेस्ट उस पे करना है तो काई स्क्वायर से करा जा सकता है। और काई स्क्वायर का वो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला भी आप लिख के रखें, कभी वर्कआउट कर सकता है। तो सिंपल सी चीज, हमें बस पता होना चाहिए क्या है वैल्यूज, बस इतना क्लियर होना चाहिए। तो गिलफर्ड ने बताया काई स्क्वायर टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेशन के सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग के लिए यूज करा जाना चाहिए। तो यानी कि हम लोगों को क्या पता चला कि जो ये 27% का क्राइटेरिया है अपर ग्रुप का, लोअर ग्रुप का, तो मार्शल और हॉल जिन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पावर को आइटम की वैलिडिटी कह के डिफाइन किया था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया कि V इक्वल्स टू, क्या है ये, आप ध्यान से देखो क्या है ये, पिछले फॉर्मूला को देखो तो ये PU माइनस PL है, यानी कि रेशो प्रपोर्शन ऑफ V क्या होगा, PU माइनस PL। पिछले फॉर्मूला में हमने देखा था कि PU और PL निकालना था, तो PU क्या है, अपर ग्रुप में कितने लोगों ने सही जवाब दिया, और PL लोअर ग्रुप में कितने लोगों ने सही जवाब दिया। तो फाइनली V की वैल्यू क्या होगी हमारी, PU माइनस PL, यानी कि PU क्या है, अपर का रेशो, यानी कि RU डिवाइडेड बाय NU माइनस RL डिवाइडेड बाय NL। तो अपर और लोअर में टोटल नंबर सेम होते हैं, तो अपर में भी 20% है, नीचे वाले में भी 20% है। तो इस चीज को, फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो क्या होगा, RU माइनस RL डिवाइडेड बाय NU। NU कर लो, NL कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली हाफ ऑफ N। कौन से वाले का, जो भी हमारे एक्सट्रीम ग्रुप में वैल्यू है NU NL, तो NU रख ले या फिर NL रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहां से आ रहा है, इसी से वो काई स्क्वायर का फॉर्मूला भी डिराइव होता है। काई स्क्वायर के फॉर्मूले में यही फॉर्मूला आप यूज करके देखोगे तो देखो कितना सिंपल हो जाता है। PU प्रोपोर्शन करेक्टनेस के अपर ग्रुप में, करेक्टनेस के लोअर ग्रुप में N से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टोटल कितने थे, और P एंड Q। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। तो ये नया फॉर्मूला लिख लो आप। आइटम डिस्क्रिमिनेशन कैसे निकालते हैं, V इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन का, तो इसलिए आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा दोनों फॉर्मूले को। क्या, V इज इक्वल्स टू RU माइनस RL डिवाइडेड बाय NU। आपको यह भी पता होना चाहिए V इज इक्वल्स टू PU माइनस PL, और PU क्या है, प्रपोर्शन अपर ग्रुप की, यानी कि RU माइनस NU, और PL RL माइनस डिवाइडेड बाय NL। ठीक है, तो कैसे हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो अगर V नेगेटिव है, हम लोगों ने देखा डिस्क्रिमिनेटरी पावर के बेसिस पे आइटम तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेटरी पावर वाले, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेटरी पावर वाले, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वाले। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वाले तो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाते, उनको तो हटा दो। नेगेटिव वाले क्या कहते हैं, अपर वालों के अंदर लो स्कोर करा था, उनको भी हटा दो। अपर के अंदर तो हाई स्कोर करना चाहिए ना, क्योंकि अपर ग्रुप मतलब कि इन लोगों में स्किल थी, तो इनके स्कोर हाई होने चाहिए थे। तो अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हटा ही दो, आइटम ड्रॉप है डायरेक्टली। अगर 0 से 0.2 तक वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेशन की, ये वैल्यू जो हम निकालेंगे V की, तो इसमें हम नेग्लिजेंट मानते हैं कि लगभग है ही नहीं, और 0.2 टू 0.4 को हम पुअर या फेयर, कुछ केसेस में फेयर, अदरवाइज पुअर डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं हम 0.5 या उससे बड़ा। तो आइटम डिफिकल्टी में भी हम लोग 0.4 से 0.5, 6, 7 को अच्छा मानते हैं, तो यहां पे भी उन्हीं वैल्यूज को हम लोग अच्छा मानते हैं। ठीक है,
तो ये बस एक मैंने हल्का सा निकाल के दिखा दिया है आपको कि सिंपल तरीके से हर आइटम का डिफिकल्टी, और ये डिफिकल्टी लिखा हुआ है, ये डिफिकल्टी नहीं होगा, तो ये आप लोगों का ये डिफिकल्टी है, ये डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए आपका, ये गलत लिखा हुआ है। ये वैल्यू आपकी डिस्क्रिमिनेशन की होनी चाहिए, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वैल्यूज आपकी डिस्क्रिमिनेशन की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हल्का सा आप करेक्ट कर लीजिएगा वो तो। ठीक है, ये इंडेक्स है डिस्क्रिमिनेशन का। तो इसके अंदर क्या था, अपर ग्रुप का प्रोपोर्शन। अपर ग्रुप का प्रोपोर्शन मतलब क्या किया इन्होंने, अपर ग्रुप का प्रोपोर्शन मतलब अपर ग्रुप में इन्होंने क्या निकाला है, आर यू डिवाइडेड बाय एन यू। तो ये अपर ग्रुप का प्रोपोर्शन निकाल दिया इन्होंने। लोअर ग्रुप का प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन निकाला है, प्रोपोर्शन मतलब कि क्या निकाला इन्होंने, आर एल डिवाइडेड बाय एन एल। तो ये निकाल के सिंपली यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि रेशो निकाल लिया, कितने करेक्ट का रेशो है कि 0.8 ने करेक्ट दिया, 0.65 ने आइटम 2 करेक्ट करा। इस तरीके से आइटम 1 का अपर का दे रखा है, आइटम 1 to 10 का लोअर का दे रखा है, और डिफिकल्टी कैलकुलेट करनी है। तो डिफिकल्टी हम लोगों ने सिंपली देखा ही था, फॉर्मूला क्या था डिफिकल्टी का, अगर आपको याद हो तो डिफिकल्टी का पी का फॉर्मूला था आर डिवाइडेड बाय एन। आर जो है आर जो है आर टोटल यानी कि आर यू प्लस आर एल डिवाइडेड बाय एन यू प्लस एन एल फॉर्मूला। तो आर यू कितना होगा 0.8। फॉर्मूले की ईज के लिए जब कुछ टाइम बाद फॉर्मूला समझ आ जाएगा आपको, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आप रेशो के साथ समझ जाएंगे। अदरवाइज सिंपल से देखें तो 80 लोगों ने करेक्ट दिया, लोअर में 20 में, क्योंकि ये 100 है, NL 100 है, RL वैल्यू है, तो 20/100 0.2 देता है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय NU प्लस NL, तो ये आपका 100 प्लस 100 हो गया, तो ये आपका हो गया 100/200 यानी कि 0.5। तो पहला वैल्यू 0.5। तो आइटम का डिफिकल्टी निकल जाता है और आइटम का डिस्क्रिमिनेशन सिंपल। तो आइटम का डिस्क्रिमिनेशन कैसे निकलता है, PU इज इक्वल्स टू, इससे भी सिंपल फॉर्मूला, PU इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू प्रपोर्शन ऑफ अपर माइनस प्रपोर्शन ऑफ लोअर। तो देखो प्रपोर्शन अपर की दे रखी है, प्रपोर्शन लोअर की दे रखी है, बस माइनस कर दो। तो 0.8 माइनस 0.2 आंसर 0.6। कोई भी वैल्यू आप चेक करके देख लो, इसका देख लीजिए आप, 0.55 माइनस 0.25 माइनस करोगे तो 0.3 का डिफरेंस आएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अपर ग्रुप में जितना स्कोर आया, लोअर ग्रुप में जितना स्कोर आया, उनका प्रोपोर्शन ले लो आप और माइनस कर दो। तो यानी कि अगर सही से ध्यान से देखो तो डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स क्या बताता है, देखो V क्या बताता है हमें, PU माइनस PL। PU क्या है, PU है हमारे पास में RU बाय NU। ये फॉर्मूला कुछ याद दिला रहा है, R बाई N, ये एक्चुअली P का फॉर्मूला है वो डिफिकल्टी का। तो अपर ग्रुप में डिफिकल्टी माइनस लोअर ग्रुप में डिफिकल्टी, देखो कितना सरल सा फॉर्मूला है। तो V डिस्क्रिमिनेशन कैसे पता चलता है, अपर ग्रुप में कितनी डिफिकल्टी है, लोअर ग्रुप में कितनी डिफिकल्टी है, उसको माइनस कर दो। तो देखो वही चीज फॉर्मूले की P के साथ आ गई। तो इसीलिए ये वैल्यू P दे रखा है, प्रोपोर्शन P मतलब डिफिकल्टी। ठीक है, तो लगभग पार्ट कवर हो गया है हमारा। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का,
तो इसको जरा एक बार पढ़ के देखिए, पहले आप लोग पढ़ के देखिए साथ साथ, स्क्रीन दिख जाए तो मैं क्लियर कर देता हूं। ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए आप। A psychologist was interested in developing an English language usage test for HSSC students. She wrote 120 questions trying to cover several areas of language usage. Each question had 5 alternatives, out of which only one was right. तो इन्होंने क्या दे रखा है, यहां पे हम लोग कैरी करते हुए चलते हैं, क्या क्या बता रखा है इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसने क्या कहा, एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, तो इंटरेस्टेड है कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट बनाना चाहते हैं, तो यानी कि टेस्टिंग से रिलेटेड बात चल रही है। इन्होंने 120 क्वेश्चंस लिखे, तो टोटल आइटम्स कितने हो गए, 120 to cover several areas of language usage. Each question had 5 alternatives, यानी कि MCQ क्वेश्चन था, 5 ऑप्शन थे। तो टेस्टिंग है तो ऑप्शंस कितने हैं, ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं, K इक्वल्स टू 5। हम लोग जब करेक्टेड फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें K की वैल्यू दे दी 5, 5 ऑल्टरनेट ऑप्शन है, आउट ऑफ विच ओनली 1 वाज राइट। ये बात लिखने का मतलब ये है कि भविष्य में ये करेक्टेड रिस्पॉन्स पे भी सवाल दे सकते हैं, अभी तो नहीं है पर दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन करी है ये बात। द ड्राफ्ट वर्जन वाज गिवन टू अ सैंपल ऑफ 200 स्टूडेंट्स। तो n कितना हो गया, n हो गया हमारे पास में 200, 200 बच्चों को ड्राफ्ट वर्जन दिया गया। तो ड्राफ्ट वर्जन से जो डेटा आता है उसी पे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हम छांटते हैं आइटम्स, और आइटम्स छांटने के बाद में हम फाइनल वर्जन बनाते हैं। तो पहले ड्राफ्ट पे उसने दे दिया, तो 200 बच्चों पर ये 120 आइटम्स दिए गए, ठीक है, क्लियर हो गया। n क्या है, 200। द ड्राफ्ट वर्जन वाज गिवन टू अ सैंपल ऑफ 200 स्टूडेंट्स। द टेस्ट आइटम्स वर एनालाइज्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से आइटम्स को देखा गया, एनालाइज करा गया। एक तो आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन और एक डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। हम पिछले वाले में भी देख रहे थे, 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो कोरिलेशन के मेथड से कि कोरिलेशन में क्या वैल्यू निकल के आई, और दूसरा हम लोग देखते हैं इसके अंदर आपका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स से, जो हम लोग अभी तक देख रहे थे। तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स से देख रहे हैं हम लोग। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, तो she labeled those who had a score of below P27 as low scorers। तो P27 जो है वो लोअर ग्रुप है, एंड दोज हु हैड अ टोटल स्कोर अबव P73। P73 मतलब अबव, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि P73 से अबव, तो P73 से अबव कितना होगा, ये मैक्सिमम जाएगा P100 तक, तो ये कितना बचा, P27। बस इन्होंने एक बात को घुमा दिया, ये क्या कर रहे हैं, ये कैली का 27% एक्सट्रीम ग्रुप रूल यूज कर रहे हैं। तो 27% इन्होंने बस लिखा इस तरीके से है कि वो थोड़ा सा समझने में चैलेंजिंग लगे, पर P27 को लोअर ग्रुप बता दिया, और फिर क्या कहा इन्होंने कि P73 से अबव स्कोरर्स अपर ग्रुप के हो गए। तो P73 से अबव मतलब 1 to 100 की बात हो रही है, तो ये कह रही है कि P73 से ऊपर, तो P73 से ऊपर क्या होगा, 74, 75, 76 अप टू 100। तो ये देखोगे तो 27 वैल्यूज बैठेगी, तो 27% अपर और 27% लोअर, ये वही बात कह रही है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि P27 लोअर हो गया, P27 अपर हो गया, और ये नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ठीक है, P27 और P73, यानी कि ये नंबर बता रही हैं।
कि P27 0.1 0.2 ये सब नहीं है, 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये P1 to P100 की वैल्यूज है, जिसमें से P27 का मतलब है 27% और P73 का मतलब है बाकी के 27%। तो ये अपर और ये लोअर। तो बस एक ही बात को घुमा रहे हैं, पर कहना सिंपल सा चाह रहे हैं कि एक्सट्रीम ग्रुप है, ये अपर का, ये लोअर का। तो फिर इन्होंने क्या कहा, यहां तक बात क्लियर है। यहां तक इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी है हमें। टोटल आइटम्स कितने हैं 120, और क्या बताया इन्होंने कि टोटल 200 बच्चों पर टेस्ट लगाया गया, हर टेस्ट में 5 ऑप्शंस थे, ये बात दे दी। फिर इन्होंने क्या कहा, P27 एक्सट्रीम ग्रुप्स का है, तो P27 लोअर, P27 अपर, एक्सट्रीम ग्रुप्स है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ऑफ ईच आइटम वाज इवैल्यूएटेड बाय अप्रोप्रिएट टेस्ट। तो सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, देखो क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। अभी मैंने क्या कहा था आपको पिछले उसमें कि डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का सिग्निफिकेंस टेस्ट काय स्क्वायर से ही करा जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस निकाला गया डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का, तो क्या किससे निकाला गया, वो काय स्क्वायर से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हमेशा काय स्क्वायर के सिग्निफिकेंस टेस्ट लगता है। 90 आइटम्स वर रिटेन्ड इन 90 आइटम एनालिसिस। फिर क्या कह रही है ये, टोटल 120 आइटम्स थे, इन आइटम्स पर आइटम एनालिसिस लगा, आइटम एनालिसिस पर सिग्निफिकेंस टेस्ट लगाया, का स्क्वायर लगेगा सिग्निफिकेंस टेस्ट, और जो फाइनल ड्राफ्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 90 आइटम रिटेन हुए। तो न्यू आइटम्स कितने हैं, 90 आइटम्स रिटेन हुए। पहले तोड़ के समझ लो, 90 आइटम रिटेन हुए, 90 आइटम्स, 90 आइटम वर्जन वाज एडमिनिस्टर्ड। अब दोबारा से, मैंने आपको पहले बताया था ना, सेम चीज, देखो ये घुमा रहे हैं, पर क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमने ओरिजिनली बात करी थी, जिससे क्लास शुरू करी थी। हम पहले आइटम्स लिखते हैं, आइटम्स लिख के टेस्ट में डालते हैं, टेस्ट का वर्जन फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं, और उस फर्स्ट ड्राफ्ट को सैंपल पे लगा देते हैं। 200 पे लगा दिया इन्होंने। जैसे ही हम लगाते हैं उसके बाद हम आइटम्स का एनालाइज करते हैं। आइटम्स एनालाइज करने के बाद में हम देखते हैं कौन से आइटम छोड़ने हैं, कौन से पकड़ने हैं। तो इन्होंने 90 आइटम रिटेन कर लिए। तो न्यू टेस्ट में 90 आइटम्स है। अब ये टेस्ट और ये टेस्ट, ये पुराना ड्राफ्ट था, टेस्ट आइटम एनालाइज करने के बाद में बहुत सारे आइटम गिरा दिए गए, सिर्फ 90 आइटम बचे हैं। तो ये नया टेस्ट है। तो नए टेस्ट को, ये ओल्ड टेस्ट हो गया बेसिकली, ओल्ड ड्राफ्ट, और न्यू ड्राफ्ट बन गया। तो न्यू ड्राफ्ट को 400 बच्चों पर लगाया गया, एन न्यू 400 बच्चों पर लगाया गया। क्रॉनबैक एल्फा वाज कैलकुलेटेड, ठीक है, क्रॉनबैक एल्फा निकाला गया, इसका रिलायबिलिटी निकाला गया। साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वंडर्ड इफ शी कुड कंप्यूट KR, क्यूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी। तो वो जानना चाहती है कि क्या वो क्यूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी लगा सकती है या नहीं लगा सकती। सिंस क्रॉनबैक एल्फा काफी हाई आया है, क्रॉनबैक एल्फा की क्या वैल्यू है, क्रॉनबैक एल्फा की क्या वैल्यू है 0.947, काफी रिलायबल टेस्ट है। तो टेस्ट काफी बड़ा था, तो टेस्ट 90 आइटम का था। तो इन्होंने क्या करा, 90 आइटम के टेस्ट को डिसाइडेड टू डेवलप 2 पैरेलल फॉर्म्स। तो इन्होंने 90 टेस्ट के आइटम्स को 2 फॉर्म बना दिए, फॉर्म ए टेस्ट का जिसमें 45 आइटम थे, फॉर्म बी टेस्ट का जिसमें 45 आइटम थे, ठीक है। शी रैंडमली असाइंड द आइटम्स, दोनों आइटम्स में रैंडम असाइनमेंट कर दिया, कोई भी कहीं पे भी होगा। लेबलिंग देम एज फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। शी असेस्ड
इंटर आइटम कोरिलेशन निकाला, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, क्रॉनबेक अल्फा निकाला। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों का इन्होंने क्या निकाला, इंटर आइटम कोरिलेशन, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्रॉनबेक अल्फा। दोनों फॉर्म पैरेलल फॉर्म का क्राइटेरिया सक्सेसफुली एडजस्ट करते हैं, यानी कि फॉर्म को दो पैरेलल फॉर्म बना के सही करा। तो इन्होंने क्या करा, अब दोबारा से जर्नी ट्रेस करते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें हो गई। तो इन्होंने सिंपल सी चीज करी, पहला टेस्ट लिया, मतलब टेस्ट बनाना था इनको इंग्लिश लैंग्वेज का, तो टेस्ट बनाया, आइटम्स बनाए, आइटम्स बना के इन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया। पहले ड्राफ्ट को 200 बच्चों पे लगाया, पहले ड्राफ्ट को 200 बच्चों पे लगाया, और क्वेश्चन में जो आइटम्स थे, आइटम्स में ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई 5 दे रखे थे, तो के की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि 27% का एक्सट्रीम रूल लगा रखा है इन्होंने, अपर ग्रुप लोअर ग्रुप 27% का दे रखा है, तभी इन्होंने वैल्यू 27 और 73 करी। तो इन्होंने अपर 73 ना कह के इन्होंने 100 माइनस 27 73, तो उन्होंने लोअर का ही बता दिया कि 27 0 से 73 तक खिंच रहा है। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि अपर 27 है, इन्होंने कहा कि बचा हुआ 73 है, तो रिमाइंडर 27 हो गया, तो लोअर भी 27 अपर भी 27, तो एक्सट्रीम ग्रुप इन्होंने 27 के परसेंट पे बनाया है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने आइटम एनालिसिस करा। आइटम एनालिसिस मतलब आइटम की डिफिकल्टी निकाली होगी, आइटम की डिस्क्रिमिनेशन निकाला होगा, उसके बाद में इन्होंने इनका सिग्निफिकेंस टेस्ट करा। तो जब वी का आइटम डिफिकल्टी का सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं, तो वो हमेशा हम लोग काय स्क्वायर टेस्ट से करते हैं, काय स्क्वायर से। तो काय स्क्वायर हम निकालते हैं सिग्निफिकेंस के लिए, जैसे हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट करते थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करते थे कि 95%, 90 कॉन्फिडेंस, उससे अल्फा वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू निकालते थे। तो वही चीज ये यहां कर रहे हैं काय स्क्वायर के थ्रू। तो काय स्क्वायर के थ्रू मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी काय वाली यूज करेंगे, काय डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो काय स्क्वायर के थ्रू इतनी बात इन्होंने कह दी, बस इतनी बात इस वाले वर्जन के लिए है। फिर इन्होंने ये सब निकालने के बाद जो नई इंफॉर्मेशन मिली, ये सब डाली गई। मैं आपको बताऊं, जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके यूज में ही नहीं आएगी क्वेश्चंस के लिए। तो आपके शुरुआती क्वेश्चंस में केवल और केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, पर दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इंफॉर्मेशन को हम बांट नहीं पाते, तो हमारे दिमाग में चैलेंजेस आ जाते हैं कि भाई कैसे सॉर्ट होगा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमें क्लियर डेटा ले लो। तो डेटा क्या है, सैंपल 200 है, आइटम एनालिसिस किया गया है, डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन निकाला गया है 200 का। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान में रखे कि ये है 5। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आइटम 1, तो जो आइटम 1 है was passed by 30 students। तो आइटम 1 was passed by 30 students in low scoring group। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं और बेहतर तरीके से। आइटम 1 का हम देख रहे हैं, तो आइटम 1 30 स्टूडेंट्स ने पास करा लो स्कोरिंग ग्रुप में, यानी कि हम लोअर ग्रुप देख रहे हैं, और लोअर ग्रुप में करेक्ट आंसर्स दिए हैं कितनों ने, 13। यानी कि ये क्या है, ये आइटम 1 का आर वैल्यू है। तो आर एल फॉर आइटम 1 इज इक्वल्स टू 30 एंड 56 सब्जेक्ट्स इन हाई स्कोरिंग ग्रुप। तो हाई स्कोरिंग ग्रुप में 56 सब्जेक्ट्स, तो आर यानी कि अपर उसमें 56 बच्चों ने सही करा, तो आर अपर फर्स्ट आइटम का इज 56। व्हाट वुड बी द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फॉर दिस आइटम।
तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं? V से। V इज इक्वल्स टू, सभी लोग एक बार ये अटेम्प्ट करके देखो क्वेश्चन, आंसर देखो क्या आता है आपका, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार चेक करो क्या आंसर आएगा आप लोगों का। एक बार सभी लोग चेक करके देखें क्या आंसर आएगा आप लोगों का। ठीक है, ट्राई करके देखो, मैं आपको 50 सेकेंड्स दे रहा हूं। या 1 मिनट ले लो, आंसर करो 1 मिनट के अंदर, ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा आपका। सभी ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करके देखें क्या आंसर आएगा। पहले देखें डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये चेक करें आप सभी। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है उसको चेक करें, फिर देखें कि क्या निकल के आएगा। लो क्वेश्चन भी दिख जाएगा आपको, चेक करें सभी लोग। सभी लोग ट्राई करें। एक बार मुझे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं, कैसे निकालना है। एक बार चैट पे लिख के बताएं सभी बच्चे कि आपको आ रहा है समझ में कि कैसे निकाला जाएगा। एक बार यस और नो लिखे पहले आप, एक बार यस और नो लिखें सभी कि निकालना आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। तो इसके अंदर V जब निकालते हैं हम, तो हमने क्या देखा था, प्रपोर्शन अपर ग्रुप माइनस प्रपोर्शन लोअर ग्रुप। तो प्रपोर्शन क्या होती है अपर ग्रुप की? अपर ग्रुप की प्रपोर्शन होती है, तो V1 पहले आइटम का देख रहे हैं, प्रपोर्शन अपर ग्रुप का मतलब RU डिवाइडेड बाय NU माइनस RL डिवाइडेड बाय NL। ये फॉर्मूला था। अपर और लोअर दोनों ग्रुप में सेम वैल्यू है 27%। तो V कैसे निकलेगा? V निकलेगा RU माइनस RL डिवाइडेड बाय NU या NL, कोई भी वैल्यू रख लो, दोनों सेम है। इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के देखें तो देखो, RU की वैल्यू है 56, RL की वैल्यू है 30, NU नहीं दे रखा, डायरेक्टली नहीं दे रखा NU, तो NU कैसे निकालेंगे हम? तो टोटल सैंपल कितना था? टोटल सैंपल था 200। तो ये NU और NL अपर ग्रुप में कितने हैं? अपर ग्रुप में 27% है, लोअर ग्रुप में भी 27% है। तो NU अपर ग्रुप में टोटल लोग जिन्होंने आंसर किया होगा वो होने चाहिए 27% ऑफ 200। तो NU क्या होना चाहिए? 27 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200। 0 से 0 गया, तो N क्या होना चाहिए हमारे पास? NU आना चाहिए हमारे पास 7 2 14, 54। देखिए समझ आया, NU आना चाहिए हमारे पास 54, NU 54 होना चाहिए हमारे पास। सेम चीज वैल्यू में रख के देखो, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? PU माइनस PL। PU क्या है?
प्रपोर्शन अपर ग्रुप का RU माइनस अपॉन NU माइनस RL अपॉन NL। तो V1 कितना होगा? RU, NU और NL हम क्या जानते हैं? NU इक्वल्स टू NL। तो दोनों को कॉमन ले लो, NU डिवाइडेड बाय RU माइनस RL। RU दे रखा है 56, RL दे रखा है 30 और NU अभी निकाला था हमने। NU कैसे निकाला था कि टोटल N दे रखा है 200 बच्चे और NU अपर ग्रुप में 27% बच्चे हैं, तो सभी ने जवाब दिया होगा। तो 27% निकाल लेते हैं, तो 27% ऑफ 200 टोटल सैंपल हमारा NU होगा, जो हमने अभी निकाला था 54। तो यहां पर आपका 56 में से 30 जाएंगे तो आपके 56 में से 30 जाएंगे आपके 26 डिवाइडेड बाय 54। तो 26 डिवाइडेड बाय 54 करके देखिए क्या आंसर आएगा आपका। तो करके देखते हैं, 26 डिवाइडेड बाय 54 आंसर आएगा आपका V1 इक्वल्स टू 0.481481। आंसर आएगा आपका 0.481481। तो इसको अगर करके देखें, 3 डिजिट्स में दे रखा है V इज इक्वल्स टू 0.481। तो आंसर क्या होगा? B 0.481। गलती क्या करेंगे हम 400 ले लेंगे N, ये गलती कर देंगे हम, क्योंकि 400 का तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो नए टेस्ट को लगाया गया। हम तो पुराने ड्राफ्ट को बात कर रहे थे जिसपे एनालिसिस लगा, जिसके बाद हमने आइटम्स को ड्रॉप करा और उसपे से नया ड्राफ्ट बनाया। पर हम इस ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो N लेंगे हम 200। तो हमने N 200 ले लिया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास में? 0.481। ठीक है, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, तो सभी ने निकाल लिया, अच्छी बात है। तो देखिए कितना सरल हो जाता है अगर हम तोड़ के चीजों को समझने का प्रयास करें। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और इसका एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। ये आपको दे रखा है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसका सभी लोग जवाब दीजिए। Which of the following test can be used for evaluating statistical significance of the discrimination index? डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कैसे चेक करते हैं? बताइए कैसे चेक करते हैं, जवाब दीजिए कैसे चेक करते हैं। अब तक हम कई बार बोल चुके हैं, कौन सा टेस्ट लगाएंगे अगर हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं? तो हम काई स्क्वायर टेस्ट। वेरी गुड, तो काई स्क्वायर टेस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। फिर आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं और इस कंटेंट को आगे कवर करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई हूं। बस आप लोगों को ध्यान रखना है डिफिकल्टी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेशन का एक ही फॉर्मूला है, पर उसे प्रोपोर्शन में देखना और वैसे आना चाहिए, और जो प्रोपोर्शन है वही आपका बेसिकली डिफिकल्टी है। ठीक है, so thank you so much everyone, and we'll be connecting again in the next class.